हेलो, आई एम हितेश शेखावत, React.js डेवलपर एंड ट्यूटर है डेकटेक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो हमारा React.js का कोर्स रहेगा वो 12 सेशंस के अंदर डिवाइड रहेगा, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि कौन से सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हमारे React.js कोर्स का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, जावास्क्रिप्ट से HTML हम कैसे लिंक कर सकते हैं, मतलब जो सिंटैक्स रहता है रिएक्ट का वो क्या रहता है। एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे वीट की हेल्प से, CRA के हेल्प से, दोनों के हेल्प से एक प्रोजेक्ट भी सेटअप करेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर और कंपोनेंट बेसिक्स, इन दोनों के बारे में समझेंगे कि ये होते क्या हैं। लास्ट जो हमारे इस आज के सेशन का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं रिएक्ट में, और हम अभी कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती क्या है। पहले हम समझते हैं कि मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या होती थी, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था मल्टी पेज एप्लीकेशन का वो क्या होता था। मल्टी पेज एप्लीकेशन बेसिकली हम अगर कुछ भी एक क्लिक रिक्वेस्ट भी अगर हम हिट कर रहे हैं तो हमारा पूरा पेज रीलोड हो जाता था और काफ़ी टाइम डिले नोटिस किया जाता था उस टाइम के अंदर। तो ये हमारे जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए एक बैड एक्सपीरियंस काउंट होता है कि जो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस है वो बैड काउंट हुआ है। तो मल्टी पेज एप्लीकेशन से जो रिलेटेड जो इश्यूज आते थे हमारे, उनको रिजॉल्व करने के लिए सिंगल पेज एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करी गई। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो पूरा ऐप है वो एक सिंगल पेज की तरह काम करेगा। जैसे कोई भी राउटिंग अगर होती है तो वो एक पेज के अंदर ही दूसरे पेज को रेंडर करा देगा। जो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है इसके अंदर जो हमारा पेज होता है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लोड हो जाता है, बाकी जो हमारे राउटिंग होते हैं वो उस पेज से कनेक्टेड ही रहते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन काम करती है वर्चुअल डोम के ऊपर। वर्चुअल डोम होता क्या है कि वो हमारे जावास्क्रिप्ट का जो रियल डोम होता है वो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से रिप्रेजेंट करने का काम आता है। बेसिकली कॉपी होता है रियल डोम का। वर्चुअल डोम काम कैसे करता है? वर्चुअल डोम काम करता है डिफिंग एल्गोरिथम के ऊपर। मतलब जो हमारा रियल डोम रहता है, वर्चुअल डोम उससे उसका कॉपी रहता है, उससे फास्ट रहता है और उससे काफ़ी एफिशिएंट वे के अंदर हमारे जो भी UI रहती है उसको रिप्रेजेंट कराता है। हॉट रीलोडिंग जैसे फंक्शंस को डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल रहता है। तो हमारा वर्चुअल डोम काम करता है। एक कंपेरिजन बताते हैं हम, जैसे जो हमारा वर्चुअल डोम है और ये हमारा रियल डोम है। वर्चुअल रियल डोम पे जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट होंगी वो होती हैं, जैसे हमने कोई बटन भी चेंज करा है तो पूरा पेज रीलोड हो जाएगा, उसके ऊपर जो भी चेंजेस आएंगे वो सारे एक साथ वापस से प्रिंट होते हैं। वर्चुअल डोम क्या करता है, इन्हीं चीज़ों को कंपेयर करा लेता है। जैसे एक बॉक्स यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये हमारे रियल डोम के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है। वर्चुअल डोम के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ अपडेट करेंगे तो वर्चुअल डोम क्या करेगा, सेम चीज़ों को कंपेयर करेगा। अगर इसमें कोई चेंज है तो उसको अपडेट कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक और बॉल ऐड कर दूंगा तो वर्चुअल डोम क्या करेगा, इनको कंपेयर करेगा, तो इनको तो एज इट इज़ रहने देगा, सिर्फ इसको अपडेट कर देगा। ये होती है डिफिंग एल्गोरिथम। जो वर्चुअल डोम है, जो रियल डोम है, ये फास्ट इसलिए है रियल डोम से वर्चुअल डोम, क्योंकि ये कोड मतलब जो हमारा UI रहता है, जो हमारा डोम रहता है, उसको रियल डोम के साथ कंपेयर कराता है। जो हमारे चेंजेस हैं सिर्फ उनको रिटर्न करता है, ना कि पूरे के पूरे डोम को रिटर्न करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मल्टी पेज एप्लीकेशन के बजाय हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस को यूज़ में लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल डोम। अब जब बात करते हैं हम सेकेंड टॉपिक के बारे में, इन व्हाट इज़ JSX। JSX क्या होती है? बेसिकली रिएक्ट के अंदर सिंटैक्स क्या होता है। JSX होता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली HTML नहीं लिख सकते विदाउट यूजिंग क्रिएट डोम एलिमेंट। तो हमें इन हमारे जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर अगर हमें हमारे जो HTML है उसको यूज़ करना होता है तो उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं JSX, मतलब जावास्क्रिप्ट प्लस XML। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमने एक एलिमेंट लिया, एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर हमने सिर्फ H1 हेलो रिएक्ट डेवलपर्स इसको प्रिंट करवा दिया। ये हो गया हमारा JSX। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द हुड ये यूज़ करता वही इस फंक्शन को यूज़ करता है, क्रिएट एलिमेंट को, लेकिन
हमने यहाँ पे कहीं पे भी इसको प्रिंट नहीं करा, क्योंकि रिएक्ट के अंदर जब हम इस काम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ब्राउज़र जो है वो हमारी JSX को रीड नहीं कर सकता। तो बेबल एक ट्रांसपाइलर है जो हमारा JSX होता है उसको रेगुलर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, फिर हमारे ब्राउज़र को रिटर्न करता है, क्योंकि वो ईजी रहता है ब्राउज़र को रीड करने के लिए। तो हमारा जो अगर हम जब JSX में लिखते हैं तो एक वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट हम h1 लिख के उसको अगर रिटर्न करवाते हैं तो वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जो हमारी रेगुलर जावास्क्रिप्ट रहती है, जो हमारा बेबल है, वो उसको ट्रांसपाइल इस तरीके से करता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर क्रिएट एलिमेंट नाम से एक फंक्शन है, उसके अंदर हम जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको प्रिंट करवाएंगे विद टैग। जैसे यहाँ पे मैंने h1 लगाया था, यहाँ पे h1 के टैग के साथ में इसको प्रिंट करवा देगा। ये होता है हमारा JSX। ट्रांसपाइलर, बेबल, JSX जो हमारा क्रिएट एलिमेंट का जो फंक्शन है उसको रिप्लेस करवा देता है नॉर्मल HTML की तरह ही। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में, कि हम वीट के अंदर प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं। मतलब जो हमारा रिएक्ट का जो ऐप है, जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट रहेगा, उसको हम वीट और CRA दोनों के हेल्प से क्रिएट करके देखेंगे। तो जो CRA के लिए कमांड हम यूज़ में लेते हैं वो रहते हैं npx create react ऐप, और फिर जो हमारा फोल्डर नेम होता है वो। ठीक है, CRA के लिए हम इस कमांड का यूज़ में लेते हैं, जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, वीट के लिए हम क्या करते हैं कि हम वीट को इंस्टॉल करते हैं, देन उसको टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो वीट है वो एंगुलर, व्यू, व्यू, वनीला JS, इन सब जो जावास्क्रिप्ट के जो अदर लाइब्रेरीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है वीट। जो हमारा CRA है ये अब सिर्फ रिएक्ट के लिए यूज़ में लेते हैं। तो जब हम वीट के लिए करते हैं तो उसके लिए कमांड यूज़ में लेते हैं जो वीट के लिए हम कमांड यूज़ में लेंगे वो लेंगे npm create वीट @latest। लेटेस्ट मतलब जो हमारा वीट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। CRA और वीट के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं, कि हम CRA की हेल्प से पहले जो बनाते थे, लेकिन अब वीट का हेल्प क्यों लेते हैं। पहले जो CRA है वो बंडल साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है, हॉट रीलोडिंग है, वो थोड़ी सी डिले हो जाती है, तो इतना जो वीट के अंदर रिड्यूस हो जाती है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि हम CRA यूज़ में क्यों नहीं लेते, वो है बंडल ऑप्टिमाइजेशन, या फिर बंडल साइज़ बोल देंगे। क्रॉस का मतलब है कि ये रीज़न है जिसके वजह से हम CRA यूज़ में नहीं लेते हैं। ये क्या वीट जो करता है वो क्या करता है, बंडल साइज़ को रिड्यूस कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे कर देता है, और जो हमारा हॉट रीलोडिंग है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। सेकंड बात करते हैं हम जो भी हमारा वर्जन कॉन्फ़िगरेशंस को लेके, या फिर जो हमारा CRA है वो कोई भी, जैसे हम कोई भी थर्ड पार्टी पैकेजेस को अगर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कोई भी पैकेज हो गया किसी भी चीज़ के लिए, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो डेप्रिकेटेड वर्जन्स के साथ में काम करने में दिक्कत करती हैं। जो हमारा वीट रहता है उसके अंदर ये वाले इश्यूज़ बहुत रेयरली देखे जाते हैं, कि कोई थर्ड पार्टी पैकेजेस हो गया उसके साथ में अगर कोई डेप्रिकेटेड वर्जन्स हैं, या फिर मतलब बेसिकली जो डेप्रिकेटेड इश्यूज़ जो आते हैं ना पैकेजेस को लेके, वो CRA में अधिकतर देखने को मिलेंगे, लेकिन वीट के अंदर बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। ये एक और पॉइंट हो जाता है इसका।
ठीक है, तो ये हो गया है डिफरेंस कि भाई हम CRA क्यों यूज़ नहीं करते। बाकी अगर आप प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं तो इस कमांड को डायरेक्टली अगर आप रन कर देंगे तो हमारा जो CRA का प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाएगा। बाकी आप खुद देख सकेंगे उसके अंदर के बनने में कितना टाइम ले रहा है, या फिर जो भी हमारा बिल्ड अपडेट हो रही है उसमें कितना टाइम लग रहा है, हॉट रीलोडिंग के लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब में कितना टाइम लग रहा है, ये सब हम CRA के अंदर हम ईज़िली नोटिस कर पाएंगे। वीट के लिए अब हम जैसे बता दिए कि इसमें और इसमें क्या कंपैरिजन है, तो अब हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे वीट की हेल्प से। जो हमारा कमांड रहेगी जो वीट की हेल्प मतलब वीट का जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करने के लिए, वो हमारी इनिशियल कमांड रहेगी npm create वीट @latest। मतलब जो हमारे वीट का लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और जो यही कमांड मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दी थी कि हम CRA की बजाय वीट यूज़ में लेते हैं, तो वीट के लिए जो हमारी कमांड रहेगी वो क्या रहेगी प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। फिर हमारा जो जब हमारा ये वीट का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे होंगे तो उस टाइम वो कुछ प्रॉम्प्ट्स पूछेगा कि हमारे जो फोल्डर का प्रोजेक्ट का जो नेम है वो क्या रहेगा, हमारा फ्रेमवर्क क्या रहेगा। अब हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो हम रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वीट जो है वो Vue.js और Vanilla.js इनके लिए भी उतना ही उनके लिए भी काम में आता है। थर्ड ये पूछेगा वेरिएंट, कि वेरिएंट कौन सा चूज़ करना है। वेरिएंट हमारा रहेगा जावास्क्रिप्ट। बिगनर्स हैं, टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो एज अ बिगनर्स जावास्क्रिप्ट हम प्रेफर करेंगे। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। बाकी हम अब इस आगे वाले जो सेशंस हैं उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ही यूज़ में लेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है नेविगेट करेंगे हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारा क्रिएट हुआ है। जैसे हमने जो फोल्डर प्रोजेक्ट का जो नेम दिया था उसके ऊपर नेविगेट करेंगे और फिर npm इंस्टॉल की कमांड चला देंगे, जिससे हमारे जो नोड मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे पैकेजेस हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर। लास्ट हमारी जो कमांड रहेगी npm run dev। इसके अंदर CRA को जब हम यूज़ में लेते हैं तो हम कमांड यूज़ में लेते हैं npm start, और जब इसको वीट से जो प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे उसके लिए जो कमांड रहेगी हमारी वो रहेगी npm run dev। ये दोनों हमारी कमांड रहती हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करने के लिए। ये रन करता है लोकलहोस्ट 3000 के ऊपर। जो इसका पोर्ट रहता है वो रहेगा 3000, और जो वीट का जो प्रोजेक्ट रहता है उसका जो पोर्ट रहेगा वो रहेगा 5173। जब भी हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तो CRA जब रन होगा तो वो 3000 पोर्ट के ऊपर होगा, और जो वीट का जो पोर्ट है वो रहेगा 5173। और जैसे जैसे हम और भी अगर प्रोजेक्ट्स खोल लेंगे तो ये 3001 3002 चल जाएगा, और ये हमारा चल जाएगा 5173 74 75 इस तरीके से। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोल्डर स्ट्रक्चर का, कि React.js का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उसके अंदर जो फोल्डर्स बने रहेंगे वो हमारे किस तरीके से काम आते हैं, कौन सा फोल्डर हमारे किस काम आता है। तो हमारा जो पहला जो हमारा फोल्डर रहेगा वो रहेगा नोड मॉड्यूल्स का, जिसके अंदर हमारे जो जितने पैकेजेस रहेंगे उनसे रिलेटेड जो भी पैकेजेस रहते हैं, डिपेंडेंट पैकेजेस रहते हैं, वो सारे हमारे सब नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल रहते हैं। सेकंड हमारा आता है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर हमारे काम करेगा कि जो भी हमारी स्टैटिक डिपेंडेंसीज़ हैं, इमेजेस आइकन्स वगैरह जो भी हमारी स्टैटिक रहेंगे हमारे ऐप के अंदर, उन सब को हम पब्लिक फोल्डर्स के अंदर रखते हैं। जो हमारा index.html फाइल है वो अगर हम CRA की हेल्प से बनाएंगे तो वो भी हमारी पब्लिक फोल्डर के अंदर ही आएगी। अगर वीट के अंदर बना रहे हैं तो वो हमारी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके रूट फाइल के ऊपर रहेगी। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही रहेगी, वो पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं रहेगी, बाहर रहेगी। थर्ड जो हमारा वो है SRC फोल्डर। SRC फोल्डर हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो भी हम काम करेंगे वो सब SRC फोल्डर के अंदर आएगा। हमारा कंपोनेंट्स क्रिएट करना हो गया, या हमारे हेल्पर्स फंक्शंस बनाने हो गए, और कॉन्स्टेंट्स, या फिर हमारे कोई पेजेस हो गए, ये सब चीज़ें हम एसेट्स के अंदर SRC फोल्डर के अंदर रखेंगे। देन हमारा आता है एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमारी जितनी भी इमेजेस रहेंगी, आइकन्स रहेंगे, जो हमारे बहुत रेयरली यूज़ में आते हैं लेकिन हमारे ऐप के अंदर उनकी नीड है, तो वो सारी चीज़ें हम एसेट्स में रखेंगे। फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हो गई, वो भी हम हमारे एसेट फोल्डर के अंदर ही रखेंगे।
देन हमारा आता है ऐप डॉट सी एस एस। ये हमारे जो पेज रहेगा, जो हमारा UI हमें जो विजिबल रहेगी उसकी CSS है। मतलब फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा main.jsx और उसकी जो CSS फाइल रहेगी वो रहेगी हमारी index.main.css के नाम से। देन हमारा जो ऐप है वो हमारा एक जो रिटर्न करने वाली जो चीज़ होती है, जैसे हमारा जो पूरा ऐप का जो फ्लो होता है वो सारा इस ऐप के अंदर रैप होता है, और जो ये ऐप है वो हमारे main.jsx के अंदर कॉल होती है। तो जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो वो इसी तरीके से काम करती है कि जो हमारे जितने भी पेजेस वगैरह रहेंगे वो हमारे ऐप के अंदर स्ट्रक्चर रहेंगे, मतलब जो ऐप के अंदर इंपोर्ट रहेंगे, और जो ऐप है हमारा वो मेन के अंदर इंपोर्ट रहेगा। तो बेसिकली चलेगा सिर्फ ये ऐप, और ऐप के अंदर जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारी हमारी जो भी ऐप के अंदर के जितनी भी चीज़ें जो रैप रहेंगी फिर वो उस अकॉर्डिंग चलेंगी। इस वजह से हम जो रिएक्ट का जो भी ऐप रहते हैं वो सारे सिंगल पेज एप्लीकेशन रहती हैं, क्योंकि ये सब एक ऐप के अंदर रैप रहता है। जो हमारा मेन फाइल जो रहती है वो ऐप ही रहती है, वो ही रेंडर होती है हर टाइम। देन जो हमारा जो रूट कंपोनेंट होता है हमारे एप्लीकेशन का वो होता है main.jsx। ये जावास्क्रिप्ट का जो रूट रहता है वो रहता है main.jsx, और जो HTML का रूट पॉइंट रहता है वो हमारा रहता है index.html, जिसके अंदर हम एक, जैसे आपको पता है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो ID के बेसिस पे रन करती है। तो हमारा जो index.html है उसके अंदर एक div के अंदर जब हम, जैसे यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि div id root, जो ये रूट है ये हमारे main.jsx से कनेक्टेड रहता है, जिसके अंदर हमारे जो भी फाइल्स वगैरह रहती हैं वो सारी इस रूट से कनेक्टेड रह के रेंडर होती है। तो HTML जो फाइल, मतलब जो हमारा HTML का रूट रहता है वो रहता है index.html, और जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो रूट रहता है वो रहता है main.jsx, जो हमारे प्रोजेक्ट का भी रूट होता है। देन हमारे आती है git ignore। ये बताता है कि कौन कौन सी फाइलों को हमें गिट के ऊपर पुश नहीं करना है, जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गई, env हो गई, ऐसे और भी अगर हमारी कोई फाइल्स हैं जिनको हम गिट के ऊपर पब्लिश नहीं करना चाहते तो हम .git ignore का ही हेल्प लेते हैं, मतलब .git ignore के अंदर उन फाइलों के नेम को प्लेस कर देंगे। देन हमारा आता है package.json। इसके अंदर जो हमारे मेटाडेटा और जो डिपेंडेंस रहती हैं वो सारी हमारी package.json के अंदर रहती है। जो vite.config.js वाली फाइल रहेगी वो हमारी रहेगी, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी सिंगल पेज एप्लीकेशंस की उनके लिए, जैसे पोर्ट चेंज करना हो गया, या फिर जो हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर से हम जब बेस URL बनाते हैं तो उनके लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है वो हम इस vite.config.js फाइल के अंदर करते हैं। हम बात अब करेंगे कि हमारा जो अब का जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा कंपोनेंट बेसिक, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब जो हमारी एप्लीकेशन रहेगी वो हमारी कंपोनेंट्स के अंदर हमारे कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट रहती है। तो जो भी हमारा कंपोनेंट है वो क्या होता है, बेसिकली एक सेल्फ कंटेंट JSX होता है हमारी UI का। मतलब हमारी जो UI है उसका एक स्मॉल पार्ट होता है जिसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब जो हमारे कंपोनेंट का जो कोड है उसको हम बार बार लिखना नहीं होता, सिर्फ उस कंपोनेंट को वहाँ उस कोड की जगह प्लेस कर देंगे, जो काफ़ी हेल्प करता है हमारी, लेस एफर्ट लगता है उस चीज़ में, और बार बार हमें सेम चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना होता। बेसिकली जो मेन मोटिव है वो यही है इस कंपोनेंट का, कि अगर हम कहीं बटन बनाते हो हमें सेम UI के लिए जो भी हमें कोड लिखना होगा वो हमें नहीं लिखना होता, वो कंपोनेंट्स वहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं तो वो वहाँ पे रेंडर हो जाता है, और उसे हम प्रॉप्स के थ्रू उनको मैनेज भी कर सकते हैं। तो जैसे उसके कुछ ये क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट भी होते हैं, कि अगर मैं एक फ़ाइल, एक मतलब जो हमारा एक पेज है, एक फ़ाइल है, उसके अंदर अगर मैं इसको कॉल करा रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैं उसको दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं उसको मॉडिफाई करके यूज़ लेना चाहूँ तो मैं प्रॉप्स की तरह हमारा जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डाटा है, उनको मैं दूसरे फाइल के अंदर भी इंपोर्ट करा के इसको भेजूँगा तो वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे वो पहले वाली फ़ाइल के अंदर कर रहा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स क्या है, रीयूजेबल होते हैं, तो हम बार बार उसको यूज़ ले सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स, कि React.js के अंदर कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। React.js में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। वो कंपोनेंट थे जो हमारे UI के कंपोनेंट्स थे। ये कंपोनेंट्स हैं हमारे जो लिखने का जो तरीका है, सिंटेक्स वाइज जो भी चीज़ें हैं, स्टेट अपडेट्स कराने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो जो हमारा पहले जो हम यूज़ में लेते थे वो लेते थे क्लास कंपोनेंट, जो पूरा ES6 मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड रहता था। कोई इसमें हुक्स नहीं थे, कोई इसमें स्टेट अपडेट कराने के लिए कोई अदर चीज़ों की हेल्प नहीं लेनी पड़ती थी।
और जो हमारा मॉडर्न वे है वो है फंक्शनल कंपोनेंट, जो क्लास कंपोनेंट है उससे काफ़ी बेटर है। रीडेबिलिटी भी अच्छी है इसकी, हुक्स की वजह से हम हमारे जो स्टेट्स वगैरह हैं उनको भी अपडेट कर सकते हैं, और जो हमारा जो सिंटेक्स वगैरह रहता है वो भी काफ़ी इजी हो जाता है इसके अंदर। जैसे क्लास कंपोनेंट है वो रेंडर मेथड का यूज़ लेता है, कि जो रेंडर मेथड है उसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो सारी चीज़ें हमें यूआई पे दिखेंगी। इसके अंदर हम रिटर्न यूज़ लेते हैं। क्लास कंपोनेंट जो है वो जो भी हमारी स्टेट है वो खुद मैनेज करता है। दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट स्टेट की हेल्प से हम हमारी जो भी स्टेट रहती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको ओवर द टाइम अपडेट करते रहते हैं। जो लाइफ साइकिल मेथड्स होती हैं वो भी इसके अंदर इनबिल्ट ही होती हैं, जैसे डिड कंपोनेंट विल अपडेट, माउंट और अनमाउंट, ये सारे जो भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं ये भी जो हमारी क्लास कंपोनेंट है उसमें इनबिल्ट रहता है। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में हर चीज़ों के लिए हुक दिए गए हैं। जैसे जो लाइफ साइकिल मेथड है उसको यूज़ इफेक्ट हुक रिप्रेजेंट करवाता है। स्टेट अपडेट के लिए हमें यूज़ स्टेट हुक यूज़ में लेना होता है। और भी चीज़ें हैं जो हम आगे जो सेशंस आएंगे उनमें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कोड कंपैरिजन की। एक सिंपल काउंटर बनाया है फंक्शनल कंपोनेंट में और क्लास कंपोनेंट में। क्लास कंपोनेंट में हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ES6 मॉड्यूल पर डिपेंडेंट रहता है। जो हमारा ES6 मॉड्यूल है उसी का ही सिंटैक्स फॉलो करता है, जैसे कंस्ट्रक्टर्स, क्लास वगैरह ये सब। तो क्लास, हाँ, एक मेन चीज़ है कि इसको हमें हमेशा एक्सटेंड करना पड़ता है। जो भी हमारे क्लास कंपोनेंट है उसको हमेशा एक्सटेंड करके ही काम में लेते हैं, एक्सटेंड कंपोनेंट करके। तो जो हमारा सिंटैक्स रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा कि क्लास जो हमारा फाइल का जो नेम है या हमारे जो कंपोनेंट का नेम है वो, जैसे इसमें काउंटर दे रखा है, उसको एक्सटेंड करेंगे कंपोनेंट के अंदर, देन उसको कंस्ट्रक्टर में रैप करके, और जो भी हमारा लॉजिक रहेगा, जैसे हमारा जो भी इनिशियल स्टेट रहेगी उसको हम सुपर में लिखेंगे। देन जो हमारा फंक्शन रहेगा उसको हम रेंडर से ऊपर जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसे फंक्शंस वगैरह, स्टेट्स वगैरह, ये ओवर द जो रिटर्न या फिर जो रेंडर मेथड है उसके ऊपर ही हमेशा डिफाइन रहेंगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट होस्टिंग वाले जो फीचर्स है वो इसमें भी काम करेंगी। तो सुपर के अंदर हमने प्रॉप्स की हेल्प से हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया काउंट, जिसको हमने वैल्यू दे दी 0। देन हमने एक इंक्रीमेंट का फंक्शन बना लिया, उसमें हमने जो दिस डॉट सेट स्टेट फंक्शन है उसके अंदर हमने इस काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी। जब जब हमारे इंक्रीमेंट वाला फंक्शन जो कॉल होगा उस टाइम पे हमारे काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। और जो हमारा बटन की UI वगैरह है वो हमने इधर लिख दी, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे प्लस माइनस का बटन बनाना है जो। और उसके ऊपर ऑन क्लिक का जो फंक्शन है उसके अंदर हम ये इस इंक्रीमेंट का जो फंक्शन है इसको कॉल करा देंगे। जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो जो हमारा जो काउंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। अब आते हैं हमारे फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर। इसके अंदर हमने स्टेट अपडेट करानी है तो हमें हुक यूज़ में लेना होगा, यूज़ स्टेट। फंक्शन रहता है, जैसे फंक्शनल कंपोनेंट होती है, फंक्शन की तरह ही इसका सिंटैक्स रहता है पूरा, कि फंक्शन, देन हमारा जो कंपोनेंट का नेम है वो काउंटर, फिर हमने यूज़ स्टेट हुक का यूज़ में लिया, जिसके अंदर दो चीज़ें पास होती हैं, एक वेरिएबल, एक सेट फंक्शन। काउंट, सेट काउंट, ये जो इनिशियल वैल्यू है वो हम यूज़ स्टेट के अंदर पहले दे सकते हैं। जैसे इसमें 0 रखनी है तो 0, अगर 1 रखना चाहता हूँ तो 1, ताकि ये जो काउंट है इसकी पहले वैल्यू 1 रहेगी, देन वो फिर इंक्रीज़ होगा। फिर हमने एक फंक्शन बनाया इस काउंटर कंपोनेंट के अंदर ही, जो हमारे जो सेट काउंट की हेल्प से, ये जो फंक्शन है यूज़ स्टेट के अंदर जो रिटर्न होता है, इसके हेल्प से हमने इस फंक्शन के अंदर काउंट को अपडेट करवाया। देन रिटर्न के अंदर हमारा जो कोड था, बटन का कोड, वो हमने लिख दिया, और जो इंक्रीमेंट फंक्शन है उसको ऑन क्लिक के ऊपर उसमें कॉल करा लिया। अब जब भी मैं इसको इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो हमारा काउंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो दोनों के अंदर काम सेम हो रहा है, सिर्फ 5 लाइन, मतलब 5 से 6 लाइन के अंदर हमारे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर सेम चीज़ बन जाएगी, जो हमारी क्लास कंपोनेंट के अंदर काफ़ी लेंथी कोड हो जाता है। रीडेबिलिटी की बात करें, एक फंक्शन, उसके अंदर हम जो भी चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें हमें नॉर्मली रीडेबल रहती हैं, और इसके अंदर सेल्फ ही जो हमारी स्टेट है उसको अपडेट करना होता है, और जो भी हुक्स वगैरह की यूज़ नहीं रहती, तो हमें क्लियर नहीं रहता कि हम कौन सी टाइम पे कौन सी स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। और जो इसका सिंटैक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। जैसे अभी ये छोटा सा है, अगर हम ये जो कंपोनेंट है, अगर ये बड़ा कंपोनेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स इसमें अगर रहेंगे
तो ये इस जो क्लास कंपोनेंट का कोड है उसको हम रीड नहीं कर पाएंगे। लाइक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम इजीली रीड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फंक्शंस ही बनाने होते हैं। हमने क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट दोनों के डिफरेंसेस पता कर लिए, दोनों क्या होते हैं, उनके सिंटैक्स कंपैरिजन, ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं कि हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स और हुक्स को ही क्यों यूज़ में लेते हैं। पहला काम है कंसाइज और क्लियर, कि फंक्शनल कंपोनेंट है जो क्लियर सिंटैक्स रहता है इसका, और जो कॉम्प्लेक्स कीवर्ड्स होती हैं उनको एलिमिनेट ही रखता है, जैसे सुपर, कंस्ट्रक्टर, इन चीज़ों को ये यूज़ में नहीं लेते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। जो हमारी सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा रीयूजेबल लॉजिक्स, जैसे हुक्स हैं और जो हमारी स्टेट्स रहती हैं उनको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, जबकि क्लास कंपोनेंट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो खुद के ही जो जो खुद के ही अपडेट स्टेट के जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ में लेता है। थर्ड है सिंपलर टेस्टिंग। एक प्योर फंक्शन है तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है हमें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। थर्ड है फ्यूचर प्रूफ। जैसे हमें पता है कि रिएक्ट की जो टीम है वो काफ़ी लार्ज कम्युनिटी है, तो ओवर द टाइम अपडेट्स आते रहते हैं इसके अंदर। जो भी हमारा ऑप्टिमाइज चीज़ों से लेकर जो भी हमारा कंसेप्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्लियर रहता है। सो जो आज के जो हमारा जितने भी हमने पॉइंट्स कवर करे हैं उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, कि पहला जो पॉइंट था हमारा उसमें हमारे पढ़ा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या रहती है, मल्टी पेज एप्लीकेशन से ज़्यादा बेटर क्यों है वो। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा JSX, कि हम HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लिख सकते हैं विदाउट एनी जो हमारे डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं उनकी हेल्प से। थर्ड हमारा जो पॉइंट रहेगा वीट, CRA की जगह हम वीट क्यों यूज़ में लेते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स रहते हैं, ये सारे हमने आपको बता दिया है। जो हमारे फोर्थ पॉइंट है वो रहेगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों हम ज़्यादा इनको यूज़ में लेते हैं, ये सारी चीज़ें। फिफ्थ आता है फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स के डिफरेंस, हुक्स हम क्यों प्रेफर करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स विथ हुक्स हम क्यों प्रेफर करते हैं क्लास कंपोनेंट के। ये सारी चीज़ें हमने आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करी। ये 3 क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ JSX, व्हाई फंक्शनल कंपोनेंट्स प्रेफर ओवर द क्लास कंपोनेंट्स इन मॉडर्न रिएक्ट, एंड व्हाट इज़ वर्चुअल डोम एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड। वर्चुअल डोम मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बता दिया था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है, तो वो वर्चुअल डोम के ऊपर काम करती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा सेशन था, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा कि रिएक्ट के जो कोर कंपोनेंट्स हैं उनको। अब आगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।